मैं जयमाला राजन, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फिरोजाबाद में चल रहे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के सैद्धांतिक विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की क्लास में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। हम लोग इस विषय के अंतर्गत भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में गठित आयोग एवं समितियों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व की क्लास में हमने चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के बारे में जाना था। आज हम 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। सन 1880 में लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय बनकर आते हैं और यह भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन करने हेतु या समीक्षा करने हेतु एक आयोग का गठन करते हैं। 1882 में एक आयोग का गठन करते हैं जिसे हम भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष जो है वो सर विलियम हंटर हैं। ये लॉर्ड रिपन की काउंसिल के ही सदस्य हैं और इसमें 20 अन्य सदस्यों को भी शामिल किया जाता है, जिसमें कि 8 सदस्य हमारे भारतीय होते हैं। लॉर्ड रिपन इस भारतीय शिक्षा आयोग को कुछ बिंदु देता है भारत में शिक्षा की वर्तमान स्थिति को ज्ञात करने के लिए और कहता है कि भारत में वर्तमान समय में क्या शिक्षा की क्या स्थिति है, इस पर आप समीक्षा कीजिए। तो जो बिंदु थे उस प्रकार से हैं कि चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र 1854 की समीक्षा कीजिए। यानी मेन मुख्य उद्देश्य इस आयोग का था कि 1854 का जो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र आया था और तभी से शिक्षा उसी के माध्यम से भारत में प्रदान की जा रही थी, उसकी आप समीक्षा कीजिए कि इसमें अभी इसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और सुझाव दें कि शिक्षा के क्षेत्र में और क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही बिंदु था, चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र की समीक्षा करना। दूसरा बिंदु था प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र की स्थिति कैसी है, वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति किस प्रकार की है उसका आप अध्ययन करें। तीसरा बिंदु था माध्यमिक व उच्च शिक्षा पर अधिक ध्यान देने के कारण कहीं प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना तो नहीं हो गई है, इसका भी आप अध्ययन करें। अगला बिंदु था इसका भारतीय शिक्षा आयोग को दिया था कि शिक्षा प्रणाली में मिशनरियों का क्या योगदान है, इसका आप अध्ययन करें कि भारतीय मिशनरियां भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में क्या अपना योगदान रखती हैं, इसका आप अध्ययन करें। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों का क्या योगदान है, किस प्रकार से सहयोगी है भारतीय शिक्षा में, उसका आप अध्ययन करें। राजकीय विद्यालयों का स्थान किस प्रकार है अभी इस समय भारत में, उसका अध्ययन करें और अपने सुझाव भी दें। तो हंटर आयोग इन सब बिंदुओं पर अध्ययन करता है और अपने कुछ विचार विमर्श भी देता है। तो ये अपने जो विचार हैं वो लगभग 778 पृष्ठों में की एक बृहद रिपोर्ट के रूप में देते हैं और सरकार को प्रस्तुत करते हैं। तो इस आयोग के द्वारा शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अपने अलग अलग सुझाव दिए गए हैं, क्योंकि हंटर चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के बाद भारत में शिक्षा अलग अलग स्तरों पर प्रदान की जा रही थी और उनके लिए अलग अलग विद्यालय भी खोले गए थे। वुड के घोषणा पत्र के आने के बाद ही 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में। तो उन्हीं को और उसी के अनुसार यानी कि उसी के अनुसार ही इस हंटर आयोग ने अपनी सिफारिशें और सुझाव दिए हैं। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जानते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग ने क्या सुझाव दिए। तो सबसे पहले भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग ने सुझाव दिया है कि पिछड़ी जाति और सभी प्रांतों में शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए सरकार को और ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे कि शिक्षा का प्रचार और प्रसार अच्छी तरीके से हो सके। शिक्षा का माध्यम प्रांतीय भाषाओं में होना चाहिए, यानी प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा की जो भाषा है वो क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, यानी कि प्रांतीय भाषा होनी चाहिए। पाठ्यक्रम जो है प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में वो परिस्थिति यानी तत्कालीन परिस्थिति के अनुरूप होना चाहिए, यानी अभी वर्तमान में भारतीय की जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार ही प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। जैसे कि कृषि विज्ञान की जानकारी, बही खाता, गणित, सामान्य विज्ञान, पशुपालन, सिलाई कताई बुनाई इत्यादि को प्रारंभिक स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का जो प्रशासन और वित्त की व्यवस्था है
उसका पूरा दायित्व नगर पालिका और जिला परिषद को सौंप देना चाहिए। यानी प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का प्रशासन है, उनके वित्त की जो व्यवस्था है, पूरा कार्य नगर पालिका और जिला परिषद को सौंप देना चाहिए, जिसमें कि सरकार उनको 1/2 1/3 की आर्थिक सहायता अनुदान भी प्रदान करे। प्रारंभिक स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षक रखे जाएं, शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, इसके लिए प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएं। यानी कि कम से कम प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक पर एक नोडल विद्यालय अवश्य होना चाहिए। तो ये तो थी प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में आयोग की सिफारिश। और माध्यमिक क्षेत्र में क्या सिफारिश दी है इस आयोग ने, वो जानते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा के संबंध में ये कहता है कि शिक्षा का माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थियों को व्यवसायिक जीवन की तैयारी करना होना चाहिए। यानी कि ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए शिक्षार्थियों को जिससे कि वो अपना व्यवसाय, अपना जीविकोपार्जन कर सकें। ये तो था शिक्षा का माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य। दूसरा उन्होंने दिया कि प्रत्येक जिले में एक माध्यमिक विद्यालय अवश्य खोला जाए। यानी हर जिले में एक माध्यमिक विद्यालय अवश्य ही होना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर उन्होंने 2 प्रकार के पाठ्यक्रम की बात की है। इस आयोग ने माध्यमिक स्तर पर 2 तरह के पाठ्यक्रम बनाया है, ए कोर्स और बी, जिसे हम ए कोर्स और बी कोर्स के नाम से जानते हैं। ए कोर्स में साहित्य विषय और शिक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम में दी जाएगी। यानी कि ए कोर्स की शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। जो शिक्षार्थी उस शिक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं उनको ए कोर्स का पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। बी कोर्स उन शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा जो व्यवसाय व जीविकोपार्जन की शिक्षा जीविकोपार्जन करना चाहते हैं, इसलिए उनको बी कोर्स पढ़ाया जाएगा और उनको व्यवसाय व जीविकोपार्जन से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाएगी। माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, यानी शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए ट्रेंड शिक्षक रखे जाएंगे, ऐसा उन्होंने माध्यमिक स्तर पर सुझाव दिया है। इसके बाद उच्च शिक्षा के स्तर पर उन्होंने क्या सुझाव दिया है, आइए हम उसके बाद उच्च शिक्षा हेतु क्या सुझाव दिए हैं आइए हम जानते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखने हेतु सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा ही रखा जाए। शिक्षार्थियों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास किया जाए, यानी कि ऐसा पाठ्यक्रम निर्मित किया जाए जिससे कि शिक्षार्थियों के नैतिक और चारित्रिक विकास में बढ़ोतरी हो। भारतीय शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया कि आवश्यकता अनुसार राजकीय महाविद्यालय खोले जाएं और सरकार उन्हें उदारता पूर्वक अनुदान भी दे। पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में विस्तार किया जाए। उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालयों में यूरोपीय शिक्षा प्राप्त शिक्षकों को वरीयता दी जाए। ये तो थे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार उनको दिए गए सुझाव। स्त्री शिक्षा हेतु भारतीय शिक्षा आयोग ने कहा है कि संभवतः अनुसार बालिका विद्यालयों की स्थापना की जाए, महिला महाविद्यालयों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाए और इसके लिए महिला शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालयों को भी खोले जाएं। मुस्लिम शिक्षा के बारे में आयोग ने सिफारिश की है कि मुस्लिम विद्यालयों की स्थापना की जाए। मुस्लिम संस्थान चलाने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन राशि दी जाए जिससे कि मुस्लिम शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास या बढ़ोतरी देखी जाए। मिशनरियों के संबंध में क्या सुझाव दिए हैं भारतीय शिक्षा आयोग ने, तो ईसाई मिशनरियों द्वारा जो विद्यालय चलाए जा रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, यानी जिस प्रकार से सभी विद्यालयों में सहायता धनराशि प्रदान की जा रही है उसी प्रकार से मिशनरियों के विद्यालयों को भी प्रदान की जाए। अगर हम संपूर्ण शिक्षा के हेतु भारतीय शिक्षा आयोग का सुझाव देखें तो समझ में आता है कि इसने सिफारिश की कि सरकार सहायता अनुदान राशि में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे और इसे समय से उपलब्ध भी कराए जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट ना आ पाए। अनुदान राशि देने के नियम बनाए जो कि 1854 के घोषणा पत्र में नहीं बनाए गए हैं और इसको कठोरता से पालन भी किया जाए। भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग का अगर मूल्यांकन करें तो हम देखते हैं कि इस आयोग के अधिकतर जो सुझाव हैं शिक्षा के क्षेत्र में वो भारतीय शिक्षा के अनुरूप ही दिए गए हैं, साथ ही तत्कालीन परिस्थिति और मांग के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही है।
तो ये तो था भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर आयोग 1882 का आज हमने अध्ययन किया है। कल की क्लास में हम लॉर्ड कर्जन का शिक्षा में के क्षेत्र में क्या योगदान है या लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति क्या थी इसके बारे में जानेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।